आपको टाइमली मिल जाए। और साथियों ये यूनिट जो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप यूनिट नंबर 12, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो इस फर्स्ट पेपर में जो कुछ एक चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनमें से एक है ये, और इसमें से कई क्वेश्चन जो हैं जेईई एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से आप इसको देखें वीडियो को, और आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड एज बैंक। तो हम साथियों बैंक किसको कहते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कहलाएं ताकि उसको बैंक कहा जाए। तो ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिवली बैंकिंग की डेफिनेशन जो है वो दे रखी है। सेक्शन 5B जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, द टर्म बैंकिंग मीन्स, उसको कहता है द टर्म बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। बैंक का काम क्या है, पब्लिक से पैसे लेना और उनको कहाँ यूज़ करना, उनको लेंडिंग उधार मतलब लोन देने के लिए यूज़ करना या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना, और जो पब्लिक से मनी लिया है वो रीपेबल ऑन डिमांड या और अदरवाइज, एंड विदाउट विड्रॉएबल बाई चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। या फिर जो पब्लिक से जो पैसा लिया है वो ऑन डिमांड, जो या तो पैसा हो सकता है जिसको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है, या दूसरे तरह का जो ऑन डिमांड नहीं है, या फिर इनको चेक या ड्राफ्ट वगैरह से पैसे वो निकाले जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द बैंकर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड यूटिलाइजिंग सच डिपॉजिट ईदर फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही बात है साथियों, दूसरे शब्दों में कहा गया है बैंकर का जो काम है वो पब्लिक से पैसा लेना और या तो उस पैसे को लैंडिंग के लिए यूटिलाइज करना या फिर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज करना। Let us see what are the essential laid down by the definition so that we could understand fully concept। और बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हाँ पे किसको हम बैंक कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली जा रहा है इंस्टीट्यूशन से के द्वारा वो केवल लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही करना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। इसीलिए जो कंपनी जो है डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर रही हैं लेकिन वो अपनी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगा रही हैं उस पैसे को, उनको हम बैंक नहीं कहेंगे। द डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक से लेना चाहिए। जैसे कि निधि और मल्टी बेनिफिट सोसाइटी हैं, एग्जांपल दिया गया है। ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा नहीं बल्कि अपने मेंबर्स से पैसा इकट्ठे करते हैं, तो इनको हम बैंक नहीं कहेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। बैंक ऑब्टेन लार्ज फंड फ्रॉम मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर। द डिपॉजिटर डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। The government of the country has therefore to take such steps that would safeguard the interest of depositor and the public in general, and hence there existed a need to have a comprehensive legislation in this regard। इसका मतलब समझते हैं साथियों, एक्सेप्टेंस जो डिपॉजिट लिया गया है पब्लिक से कैश के फॉर्म में, तो बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा फंड इकट्ठे हो जाते हैं, और जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा बैंक के पास आया है उनके पास कोई भी कंट्रोल बैंक के मैनेजमेंट का नहीं होता है। इसीलिए बैंक उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करेगा ये बैंक डिसाइड करता है। तो जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, ताकि वो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा सेफ रहे, इसके रिगार्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट वहाँ की उस कंट्री की बना के रखती है, ताकि उनका पैसा या उनका इंटरेस्ट जो है डिपॉजिटर्स का वो उसमें सफ़र ना करे। द एक्ट नॉट ओनली डिफाइंस द टर्म बैंकिंग बट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू बी फुलफिल्ड बिफोर एन एंटिटी कैन बी टर्म्ड एज बैंक। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात हो रही है साथियों, ये केवल बैंकिंग टर्म ही डिफाइन नहीं करता, इसके अलावा जो भी क्राइटेरिया बेसिक चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन को बैंक कहलाने के लिए वो सारी चीज़ें भी बताता है। तो इसके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। ओनली अ फर्म और अ कंपनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल आर परमिटेड टू एक्ट एज बैंक। कोई फर्म या कंपनी ही होगी उसी को हम बैंक कहेंगे, ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल कल को कोई पर्सन आके और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने लगे और किसी को उधार देने लगे, लैंड करने लगे आगे, तो उस पर्सन को हम बैंक नहीं कह सकते, वो बैंकिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है, फर्म या कंपनी होगी वो ज़रूर। एन इंडिविजुअल इज़ नॉट अलाउड टू एक्ट एज बैंक एंड ही और शी कैन नॉट यूज़ द टर्म इन द बिजनेस a firm consisting of non more than 10 partners or a company incorporated under Indian Companies Act can be a bank, a banker or a banking company। तो साथियों इंडिविजुअल बैंक नहीं हो सकता, और फर्म जो है जिसके 10 से ज़्यादा पार्टनर ना हो वही बैंक कहला सकता है, बैंकर या बैंक कंपनी कह ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 5C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी दैट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया।
5C के अंडर सेक्शन 5C जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके अंडर कहा गया है कि बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी, जो कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है इंडिया में, उनको हम बैंक कहेंगे। सेक्शन 7(1) द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ वर्ड बैंकर और बैंकिंग कंपनी बाई ए कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी और बिजनेस करने वाली कंपनी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी, बैंकर या बैंकिंग अपने नाम में नहीं जोड़ सकती। एंड सेड एक्ट फर्दर प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सच वर्ड्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अ फर्म, और इनको कंपनी, इंडिविजुअल या फर्म जो है इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। मनी लेंडर्स आर नॉट बैंकर्स, मनी लेंडर को भी बैंकर की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट करना जरूरी है तभी उसको बैंक कहेंगे। एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, और जो लिया गया है वो लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो। डिपॉजिट रिपेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑन डिमांड और अदरवाइज, जो डिपॉजिट लिया गया है वो रीपे करना होगा डिपॉजिटर्स को जब वो चाहे। द डिपॉजिटर्स में बी विड्रॉएबल, द डिपॉजिट में बी विड्रॉल बाई चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। बैंक रिफंड द मनी डिपॉजिटेड टू विद देम टू देयर कस्टमर वेन एवर द लेटर मेक्स अ डिमांड बाई चेक, ड्राफ्ट और एनी बाई रिटन ऑर्डर। तो इसमें क्या है साथियों कि जो है डिपॉजिटर्स का जो मनी है वो ऑन डिमांड जो है वापस कर दिया जाता है, या दूसरे तरह के जो टर्म डिपॉजिट होते हैं उसमें मैच्योरिटी पर रिफंड किया जाता है। और डिपॉजिट्स जो हैं वो डिपॉजिटर अपने पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो तभी निकालेंगे जब वो चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर या अदरवाइज जो इस तरह के और करके रिटर्न में रिक्वेस्ट करेंगे, तभी वो अपना पैसा निकालेंगे। In addition to the above principal function, banks are authorized to carry out certain other mentioned transactions as provided under Section 6 of the Banking Regulation Act 1949। तो साथियों ये तो पहला तो हुआ जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। उसके अलावा जो और अलग अलग फंक्शन हैं बैंकिंग के, वो क्या क्या हैं वो भी दिए हुए हैं इसमें। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, collection of check and bills, remittances, safe custody of articles, hiring safe deposit lockers, conducting foreign exchange transactions, conducting government transactions, issuing letter of credit and guarantee. Beside these, banks nowadays are also undertaking various other activities such as wealth management services, project appraisal, sales of third party product, executor trustee service, acceptance of central and state government taxes, फ्रैंकिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी ट्रेड्स, फैक्टरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, डीमेट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैंकर्स आज के टाइम में कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देयर बेसिक जॉब। बेसिक जॉब उनका क्या है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इसमें से ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकर। तो ये एक बैंकर और एक कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर ने कौन सी सर्विस ले रखी है, बैंक ने कौन सी सर्विस कस्टमर को दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम कोर बिजनेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, अ बैंकर प्रोवाइड वेरियस अदर सर्विसेज एज स्टेटेड अर्लियर। सच अ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन सर्विस रेंडर्ड। तो एक जो बेसिक फंक्शन है बैंक का, जो डिपॉजिट लेना और लैंड करना, उसके अलावा भी बैंक कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। और इन सारी सर्विसेज में से कौन सी सर्विस उन्होंने कस्टमर्स को दी हुई है, कस्टमर्स ने कौन सी सर्विस अवेल की हुई है बैंक से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका बैंकर का और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा। तो हु इज़ अ कस्टमर, जब रिलेशनशिप जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कस्टमर क्या है। तो कस्टमर की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनीशन साथियों नहीं दी हुई है, लेकिन जो KYC AML पर्पज़ से अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन KYC AML पर्पज़ से हम डेफिनेशन देख सकते हैं। उसमें क्या है, KYC AML जो लॉ है उसके हिसाब से अ पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट और हैज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन जो है या एंटिटी जो है जिसका बैंक में अकाउंट है या फिर बिजनेस रिलेशनशिप है बैंक के साथ में, वो कस्टमर कहलाएगा। वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज़ मेंटेन्ड, यानी कि बेनिफिशियल ओनर जो है वो भी कस्टमर कहलाएगा। बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएट सच एज स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर्स आर परमिटेड अंडर लॉ।
तो साथियों जो बेनिफिशियरीज़ हैं ट्रांजैक्शंस के, कोई ट्रांजैक्शन होती है, मान लो स्टॉक ब्रोकर्स कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके बाद में जो बेनिफिशियरी अल्टीमेट जो है, तो वो भी उनके कस्टमर कहलाएंगे बैंक के। एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक, इनको भी वो कहेंगे कस्टमर। जो भी पर्सन या एंटिटी हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड हैं, हु कैन पोज सिग्निफिकेंट रिपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक, तो बैंक को या रिपुटेशनल या अदर कोई भी दूसरी तरह की रिस्क जो पोज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में रिलेटेड है, उनको वो भी कस्टमर की कैटेगरी में आएंगे। Thus a person who has a bank account in his name and for whom the banker undertake to provide the facility as a banker is considered to be a customer। इसलिए क्या कहते हैं समरी में कि अगर बैंक कोई पर्सन है, उसका बैंक में अकाउंट है, वो कस्टमर कहलाएगा, या फिर जो कोई भी फैसिलिटीज़ बैंक से ले रहा है वो भी कस्टमर कहलाएगा। तो साथियों ये सब है। उसके बाद में अ कस्टमर ऑफ अ बैंकर नीड नॉट नेसेसरली बी अ पर्सन, अ फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ सोसाइटी और एनी सेपरेट लीगल एंटिटी में बी अ कस्टमर। तो ये वही है साथियों, फर्म को ज़रूरी नहीं है कस्टमर इंडिविजुअली हो, या फर्म जो है फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सोसाइटी है, या सेपरेट लीगल एंटिटी में भी या कस्टमर, इनको भी कस्टमर कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 45Z ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्लैरिफाइज दैट सेक्शन कस्टमर इंक्लूड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड बाई और अंडर लॉ। तो ये वही है कि अगर कस्टमर का मतलब ये है, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हैं, कॉर्पोरेशन अंडर लॉ जो हैं वो भी कस्टमर की कैटेगरी में आ जाएंगे। Since a banker customer relationship is contractual, it follows that any person who is competent to contract can open a deposit account with a bank branch for his or her choice and convenience. For entering into valid contract, a person need to fulfill the basic requirement of being major and possessing sound mental health। तो साथियों जैसे कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशन जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, और आप ये जानते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पर्सन को माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 18 ईयर से प्लस एज होनी चाहिए उसकी, और उसके साथ ही मेंटल हेल्थ जो है उसकी साउंड होनी चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी पर्सन है इनको बेसिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो बैंक का कस्टमर हो सकता है। हाउएवर minors below 18 year of age can also open saving bank account along with certain restrictions। लेकिन बैंक जो है अलाउ करता है, आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, जो 18 साल से कम के लोग हैं वो भी सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उसकी। और जो 10 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, 10 साल से बड़े हैं, वो उन्हें गार्जियन की ज़रूरत भी नहीं है सेविंग अकाउंट बैंक खोलने और ऑपरेट करने के लिए, बल्कि कई सारी उनको और भी सुविधाएं दे रखी हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने उनको परमिट कर रखा है कि माइनर्स अब 10 ईयर्स जो 10 साल के ऊपर के हैं वो इंडिपेंडेंटली कैन ओपन एंड ऑपरेट सेविंग बैंक अकाउंट। 10 साल से ऊपर के जो माइनर्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और आरबीआई हैज़ ऑल्सो अलाउड बैंक्स टू ऑफर एडिशनल फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक टू अ माइनर। और अकाउंट ही नहीं खोल सकते, उन्हें एटीएम कार्ड, चेकबुक की फैसिलिटीज़ भी माइनर्स को 10 साल से जो ऊपर के हैं उन्हें दी जाएगी। However, the central bank guideline state that such facilities should be within the overall norms that bank will allow a minor account to be overdrawn. The bank will not allow a minor's account to be overdrawn and that these accounts should always remain in credit। तो साथियों एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें क्लॉज लगा हुआ है कि ये सारी सुविधाएं तो माइनर्स को दे दी जाएंगी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन माइनर का अकाउंट जो है कभी भी ओवरड्रॉन नहीं होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इस अकाउंट में नहीं दी जाएगी। उनका अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही होना चाहिए, कभी भी डेबिट बैलेंस में नहीं जाना चाहिए। दो एनी पर्सन मे अप्लाई फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन हिज नेम बट द बैंकर रिजर्व्स द राइट टू डू सो ऑन बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट द आइडेंटिटी फॉर द कस्टमर। तो साथियों कोई भी पर्सन जो है बैंक में एप्लीकेशन दे सकता है अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन बैंक के पास ये राइट रिजर्व है, बैंकर्स अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि वो किसका अकाउंट खोल लेंगे, किसका नहीं खोलेंगे। जो अकाउंट खोलने के बाद में कस्टमर जो है रिलेशनशिप में एंटर हो जाता है बैंकर के साथ में, और इस स्पेशल रिलेशनशिप में बैंक ऑब्लिगेशन जो है बैंकर्स पे भी कई आ जाते हैं। इसीलिए बैंकर को अकाउंट खोलने से पहले काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, और उससे पहले ही अकाउंट खोलने से पहले केवाईसी गाइडलाइंस जो आरबीआई की हैं उनको फुलफ़िल करना होता है, उनको प्रॉपर सेटिस्फाई होना होता है कि जेन्युइन केवाईसी उनको मिल गए, गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो हुई हैं।
Objective of KYC AML guidelines is to prevent bank from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist finance activities. KYC procedures are also enable banks to know their customer and financial dealing better than, which is in turn help them manage their risk prudently. The guideline of RBI have been dealt with separately in subsequent paragraph. साथियों, RBI की जो गाइडलाइंस हैं KYC AML के लिए, तो ऑब्जेक्टिव उनका क्या है कि बैंक को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की फंडिंग में यूज़ ना हो, टेररिस्ट फंडिंग में वो यूज़ ना हो, या KYC AML की एक्टिविटीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग में उनको यूज़ ना किया जाए। तो RBI क्या है, गाइडलाइन जारी करता है। साथ ही बैंक्स को क्या है, वो अपने जब KYC गाइडलाइंस पूरी करते हैं तो अपने कस्टमर्स को पूरी तरह जानने में, उनकी रिस्क समझने में मदद मिलती है, और इसी तरह से जिस तरह की रिस्क है जिस कस्टमर की, उनके लिए उसी तरह की गाइडलाइंस बना जा सकती हैं, उनको उसी तरह से डील किया जा सकता है। तो साथियों, ये अलग अलग तरह के बैंक के रिलेशनशिप बैंक के और कस्टमर के बीच है, तो इसको अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन साथ में इसमें एक टेबल दे रखी है। हम उस टेबल को ही पढ़ते हैं और उस टेबल से समझते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक साथ दे रखी हैं। साथियों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए इस टेबल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर ही एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन ये टेबल आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जब भी एक एक करके बात करेंगे हम शुरू से, जब भी कोई कस्टमर आता है और उसका डिपॉज़िट अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट है या टर्म डिपॉज़िट है, यानी कि वो बैंक में पैसा डिपॉज़िट करता है, तो उस केस में उसका रिलेशन जो है बैंकर के साथ क्या होता है, बैंक जो है उसमें डेप्टर हो जाता है और कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का क्रेडिट है बैंक के ऊपर। और जब बैंक से वो लोन लेता है तो इसका ठीक उल्टा है, बैंक अपना पैसा उसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, तो उस केस में बैंक जो है क्रेडिटर है, कस्टमर जो है डेबिटर है। जो पैसा देता है वो क्रेडिटर, जिसने पैसा लिया, जिसके पास जमा हुआ, वो डेबिटर। सेफ कस्टडी में अगर कोई कुछ रखा जाता है तो बेली का कॉन्सेप्ट है, बैंक बेली होता है, कस्टमर बेलर होता है। लॉकर के केस में साथियों लेसर और लेसी हैं, बैंक जो है वो लेसर होता है और बैंक कस्टमर जो है लेसी होता है। कलेक्शन ऑफ चेक, जब चेक कलेक्ट करते हैं और उसको आगे क्लियरिंग में भेजा जाता है तो बैंक जो है एजेंट का काम करता है और कस्टमर प्रिंसिपल का काम करता है। उसके कस्टमर के बिहाफ पे बैंक एक्ट करता है और एजेंट का काम करता है कस्टमर के। परचेज ऑफ ड्राफ्ट जब करना होता है तो वो डेप्टर का काम करता है बैंक, और कस्टमर जो है क्रेडिटर का, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट से पैसे तुरंत ही कट जाते हैं जैसे ही ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो कस्टमर क्या है, क्रेडिटर हो जाता है और बैंक जो है डेप्टर है उस केस में। पेई ऑफ अ ड्राफ्ट, अगर पेई ऑफ द ड्राफ्ट है तो बेनिफिशियरी कौन होगा, जो कस्टमर जो ड्राफ्ट लेके आया है और जिसने बैंक में जमा कराया अपने ताकि उसको पैसा मिल जाए उसका, तो वो बेनिफिशियरी हो गया और बैंकर उस केस में ट्रस्टी होगा। प्लेज के केस में साथियों, अगर कोई कुछ चीज़ कोई प्लेज की गई है तो पॉनर या पॉनी या प्लेजी या प्लेजर भी कहते हैं साथियों। प्लेजर वो जिसने प्लेज करवाई है कोई चीज़, प्लेजी वो जिसने प्लेज की है। मॉर्टगेज के केस में जब कोई आईपी वगैरह मॉर्टगेज बैंक करता है तो उस केस में जो बैंक है वो मॉर्टगेजी हो गया और कस्टमर मॉर्टगेजर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में साथियों बैंक जो है एजेंट का काम करता है, क्योंकि वो कस्टमर के बिहाफ पे काम कर रहा है और कस्टमर जो है प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, एजेंट और कस्टमर प्रिंसिपल। तो जब भी कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे बैंक काम करेगा तो वो एजेंट की तरह काम करेगा और कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल होगा उसमें। मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शंस नॉट गिवन फॉर डिस्पोजल। अब मनी डिपॉजिट कर दी है लेकिन उसके डिस्पोजल के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, तो तब तक क्या करेगा, बैंक जो है उस पैसे को होल्ड करेगा, एज अ ट्रस्टी उस पैसे का ध्यान रखेगा, तो ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगा, बेनिफिशियरी हो जाएगा, कस्टमर बेनिफिशियरी रहेगा। आर्टिकल्स लेफ्ट बाय मिस्टेक, अगर कोई आर्टिकल बैंक की ब्रांच में कोई कुछ सामान अगर कस्टमर छोड़ जाता है, कोई चीज़ छूट जाती है, उस केस में भी बैंक जो है वो ट्रस्टी की तरह काम करेगा और बेनिफिशियरी उसका कौन है, वो जो कस्टमर जो भी उसमें या जो उसका जो ओनर है वो बेनिफिशियरी होगा उस केस में। शेयर्स गिवन फॉर सेल, तो उसमें भी एजेंट की तरह काम करेगा, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कोई काम कर रहा है उसके कहने पर, तो वो प्रिंसिपल होगा और बैंक एजेंट की तरह काम करेगा। हाइपोथिकेशन, अगर किसी में बैंक जो जैसे कि जो नॉर्मली सीसी के केस में जब स्टॉक्स वगैरह हाइपोथिकेट करते हैं, हाइपोथिकेशन होता है, तो उसमें जो पर्सन जो हाइपोथिकेट करवाता है अपना सामान वो हाइपोथिकेटर हो गया और बैंक क्या है, हाइपोथिकेटी हो गया।
साथियों इसमें आपको ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कई बार काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि डेप्टर क्रेडिटर तो आसान है, बट बेलर बेली और पॉनर पॉनी प्लेजर प्लेजी में कौन सा प्लेजी होगा कौन सा प्लेजर होगा, तो इन सब में काफ़ी कन्फ्यूज़न कई बार होता है। तो इसमें कोई ट्रिक आप ढूंढ के इसको याद रखिए, लेकिन ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद तो करना ही है, मान के चलिए। सारे नहीं कर सकते तो कुछ एक दो छोड़ के बाकी आप याद करने की कोशिश करिए। और ज़्यादातर केस में आप इस तरह से देखेंगे कि जैसे बैंक जो है ज़्यादातर केस में हाइपोथिकेटी या ट्रस्टी, तो डबल ई वाला जो है वो बैंक के केस में आ रहा है, कुछ केसेस में कस्टमर की तरफ जा रहा है, बट मेजरली जो है इधर आ रहा है। तो ये भी आप कई बार अगर आपको गैस करना पड़े तो इस तरह कर सकते हैं, जैसे बेली, ट्रस्टी और हाइपोथिकेटी, ये सारे जो हैं बैंक हैं, डबल ई है इनमें लास्ट में, तो ये है। लेकिन लेसर लेसी के केस में उल्टा है, तो आप उसको याद रख सकते हैं और बाकी का ये मान सकते हैं कि बैंक जो डबल ई वाला आएगा वो बैंक के केस में आएगा, इस तरह से मतलब, या और कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो तो इस तरह से कोई ट्रिक बना के इसको आप याद रखें, क्योंकि ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं साथियों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML एक्ट जो है हमारा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है साथियों, एक प्रोसेस है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग जो होता है धुलाई जिसे कहते हैं, कपड़ों की धुलाई होती है, कहते हैं ना कि लॉन्ड्री में भेज दिया है, तो लॉन्ड्रिंग होती है, धुलाई होती है। अब जब मनी की धुलाई हो रही है, यानी कि ब्लैक से धो के उसको वाइट कर दिया जाता है, तो उसको प्रिवेंट करना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, ताकि उसकी धुलाई ना हो पाए, जो ब्लैक है वो ब्लैक ही रहे, उसको वाइट ना हो पाए। तो AML एंटी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, PMLA 2002 में एक्ट आया था ये, और इसमें एक प्रोविज़न्स दिए गए हैं कि जो काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है काफ़ी पुराना है, और पहले से ही लोग जो हैं जो पैसे अनऑथराइज्ड मीन्स से जो कमाए जाते थे, जो अनऑथराइज्ड या कोई गलत कामों से, कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से जो पैसे कमाए होते थे, उनको जब वो उनको सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस कर करके इधर उधर पैसे घुमा के और उसको बाद में वापस जो है मेन स्ट्रीम में या बैंकिंग एक नंबर में लाना, उनको ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया है, अगर लेमन टर्म्स में हम समझें। तो इसमें साथियों 3 जो होती हैं स्टेजेस होती हैं, और ये जो एक्ट आया था PMLA, ये बेसिकली इसको प्रिवेंट करने के लिए, और इसमें कई सारे प्रोविज़न्स हैं कि कैसे इसको रोकना है, और सजाएं वगैरह भी हैं इसमें। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, 3 स्टेजेस क्या हैं इसकी, ये देखते हैं। सबसे पहले स्टेज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या है, सबसे पहले तो जो इट इज़ रिफर्ड टू द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो फिजिकली जो किसी पर्सन के पास इकट्ठा है एक जगह पैसा जो उसने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से कमाया है नॉर्मली, उसको क्या करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसको इधर उधर पहुंचाना है। तो ये तो प्लेसमेंट हो गया, कहाँ पहुंचाता है, वो प्लेस करता है अलग अलग जगह। उसके बाद लेयरिंग आता है। लेयरिंग मतलब होता है, लेयरिंग रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स फ्रॉम देयर सोर्स बाय क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब एक कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रिएट करी जाती है कि बहुत सारे इस अकाउंट से उसमें A से B में, B से C में, C से D में, और इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो उस पैसे की जाती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ताकि उनका जो है एक्चुअली में उसका जो लेजिटिमेट जो कहाँ से शुरू हुआ था उसका ही पता लगाना मुश्किल हो जाए। तो इसको लेयरिंग कहते हैं। इंटीग्रेशन आती है, 3rd स्टेज इंटीग्रेशन है, विच मीन्स प्लेसिंग लॉन्डर्ड प्रोसीड इनटू लेजिटिमेट इकोनॉमी एज नॉर्मल फंड्स। उसके बाद में क्या होता है, जब ये लेयरिंग हो जाती है कई सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं कई बार करके, उसके बाद इनको जो है वो प्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल इकोनॉमी में, लेजिटिमेट इकोनॉमी में, या नॉर्मल जो फंड्स हैं उनके साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, तो इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में नॉर्मली जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो काम करती है। अब PMLA एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं साथियों, तो प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट फ्रॉम यूजिंग बैंकिंग सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। तो PMLA एक्ट का है कि बैंकिंग सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए यूज़ ना किया जा सके। टू एनेबल बैंक्स टू नो अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग बेटर, तो कस्टमर और उनकी फाइनेंशियल डीलिंग को बेटर समझ सकें बैंक्स, और दिस वुड इन टर्न वुड हेल्प बैंक्स टू मैनेज रिस्क प्रूडेंटली, और उनकी रिस्क जो है प्रूडेंटली समझ सकें। टू पुट इन प्लेस अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल लॉ लेड डाउन प्रोसीजर्स, और उन पे कंट्रोल करें जो भी डिटेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की जाएँ और लॉ के हिसाब से उन पे लगाम लगाई जाए।
टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेटरी गाइडलाइन, जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है, एप्लीकेबल लॉ है, उनको कंप्लाइंस हो, उनके हिसाब से काम किया जाए। टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट द कंसर्न स्टाफ आर एडिक्वेटली ट्रेंड इन नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर, एनी एंड AML प्रोसीजर्स। और नेसेसरी स्टेप टेक करने हैं ताकि जो स्टाफ हैं बैंक के वो सारे ट्रेंड हों, एडिक्वेटली उनको नॉलेज हो, किसके बारे में, KYC और AML की गाइडलाइंस के बारे में। अब मनी लॉन्ड्रिंग में रिस्क परसेप्शन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में कितने तरह के रिस्क होते हैं बैंक के लिए। ऑपरेशनल रिस्क रहता है, रेपुटेशनल रिस्क रहता है, कॉम्प्लाइंस रिस्क रहता है और लीगल रिस्क भी रहता है। और बैंकों का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ ना हो, इसके लिए बैंक KYC गाइडलाइन RBI ने इशू की हुई हैं। तो ये KYC पॉलिसीज़ गाइडलाइन क्या हैं, इनको देख लेते हैं साथियों। KYC पॉलिसीज़ में KYC के हिसाब से कस्टमर कौन है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे साथियों। इसकी सीधे आते हैं, इसके की एलिमेंट्स क्या हैं KYC पॉलिसी के। तो की एलिमेंट्स जो हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चारों हैं। अब इन चारों को एक एक करके हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या आता है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है सबसे पहले, तो बैंक विल क्लासीफाई कस्टमर इनटू वेरियस रिस्क कैटेगरी एंड बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन डिसाइड ऑन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर सर्टेन ईच कैटेगरी फॉर कस्टमर, एक्सेप्ट कस्टमर्स फॉर वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी एज लेड डाउन इन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, नॉट ओपन account in name of anonymous fictitious benami person, strive not to inconvenience the general public who desire to transact banking business। तो साथियों वही है कि बैंक जो है अपने कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में, रिस्क कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करेगा बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, और क्या करेगा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के हिसाब से उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, और अकाउंट जो है वो बेनामी नाम से या फिक्टिशियस नाम से नहीं खुलेगा, और साथ ही ये भी कोशिश करेगा कि जनरल पब्लिक को इस सब की वजह से कोई दिक्कत ना हो। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सेकंड जो है वो क्या है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर एंड वेरीफाइंग हिज और हर आइडेंटिटी बाय यूजिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंटेशन डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन वही है साथियों, कस्टमर को पहचानना बेस्ड ऑन आइडेंटिटी जो है, जो डेटा है या रिलायबल सोर्सेज हैं उन या इन्फॉर्मेशन है उन अवेलेबल जो, उसके हिसाब से कस्टमर को वेरीफाई करना, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना, पहचानना। और कस्टमर विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 रिस्क कैटेगरीज, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल्स अदर देन HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंटिटीज़ हुज आइडेंटिटी एंड सोर्सेज ऑफ वेल्थ कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड ट्रांजेक्शन इन हुज account and large confirm source profile may be categorized as low risk। साथियों वो लोग जिनको HNI नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है, और जिनकी आइडेंटिटी जो है बाई एंड लार्ज ट्रांजैक्शंस और आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिफाइड है पूरी तरह से, उनको लो रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। कस्टमर दैट इज लाइकली टू पोज अ हायर देन एवरेज रिस्क शुड बी कैटेगराइज्ड एज मीडियम और हाई रिस्क। जिनको जो बैंक को जो लगता है कि वो हाई रिस्क पोज कर सकते हैं बैंक के लिए, तो उनको हाई या मीडियम रिस्क में रखा जाएगा। फुल KYC एक्सरसाइज विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन एटलीस्ट एवरी 2 ईयर फॉर हाई रिस्क। हाई रिस्क के लिए 2 साल हैं साथियों, और जो लो रिस्क हैं उनको 10 साल में, और 8 साल में मीडियम रिस्क वालों के लिए दोबारा से KYC लेनी होगी नए सिरे से। The increasing complexity and volume of financial transaction necessary that customer do not have multiple identities within a bank। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि कई बार पहले क्या होते थे, एक ही पर्सन कई सारे अकाउंट खुलवा लेता था, और कई बार सरनेम डिफरेंट करके, कई बार फादर्स नेम में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिसमैच है, और एक ही पर्सन की कई आइडेंटिटी एक ही बैंक में क्रिएट हो जाती थी। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। और UCIC जो है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड विल हेल्प बैंक टू आइडेंटिफाई कस्टमर। इसीलिए एक पर्सन की आइडेंटिफाई जो UCIC है वो हेल्प करेगा बैंक को उसकी कस्टमर की जो है आइडेंटिटी जो है वो क्लासीफाई करने में, मॉनिटर करने में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा कोई नॉन अकाउंट होल्डर है साथियों, कोई अगर नॉन अकाउंट होल्डर है वो बैंक में आता है, वॉक इन करता है, और कोई सर्विस अगर बैंक उसको देता है, तो अगर 50,000 तक की सर्विस है तो बैंक उसे दे सकता है
फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। जैसे कोई अगर डीडी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई डीडी बनवाने आता है तो नॉर्मली 50,000 तक के डीडी जो है वो बैंक बना देता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अमाउंट के अगर वो कोई सर्विस चाहता है तो फिर जो है बैंक पूरी आइडेंटिफाई जो है वो करेंगे, आइडेंटिफिकेशन जो है पूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी करेंगे। साथ ही ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो हैं जिनको ओवीडी कहा गया है, कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ओवीडी के अंडर में आते हैं, इनको वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है। तो इनमें से कोई भी अगर मिल जाता है तो बैंक उसको सेटिस्फाई हो जाएगा उससे। The customer acceptance policy should not be too restrictive and must not result in denial of banking services to general public, especially for those who are financially or socially disadvantaged. With a view to simplify the requirement of submission of proof of address, the RBI has asked bank to follow the procedure as under. साथियों, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जब हमें एक तरफ तो ये भी है कि हमें KYC AML गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना है, आइडेंटिटी पूरी तरह से मेंटेन कर वेरीफाई करनी है कस्टमर की, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव ना हो जाएं और जनरल पब्लिक जो है, स्पेशली वो लोग जिनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, तो उनको हम बैंकिंग सर्विसेज डिनाई ना करें। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए प्रोसीजर जो हैं वो नीचे दे रखे हैं, इनको हम मान सकते हैं। कस्टमर में सबमिट ओनली वन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एड्रेस, इधर करेंट और परमानेंट। एक डॉक्यूमेंट्री अगर एड्रेस प्रूफ दे देता है या करेंट या परमानेंट, तो उसको वो है बैंक जो है मान लेगा, अकाउंट खोलने के पर्पज़ से उसको मान लिया जाएगा। और अगर एड्रेस चेंज होता है एज प्रूफ ऑफ अंडरगो चेंज, तो फ्रेश जो है 6 एड्रेस जो है वो 6 महीने के अंदर उसको सबमिट करना होगा। उसकी नए एड्रेस की डिटेल्स जो हैं, एड्रेस प्रूफ 6 महीने के अंदर जो है बैंक में जमा करना होगा। In case of proof of address furnished by the customer is not the local address or address wherein the customer is currently residing, the bank may take a declaration of the local address on which all correspondence will be made by bank with the customer. No proof is required to be submitted for such address for correspondence local. The address may be verified by bank through positive confirmation such as acknowledgement of receipt, letter, checkbook, ATM cards. साथियों, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि करंट या परमानेंट एड्रेस मान लीजिए किसी कस्टमर ने दे दिया है, करंट एड्रेस लोकल एड्रेस का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो बैंक ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत डिनाई कर देगा सर्विसेज को, खाता वाता खोलने के सर्विसेज को, बल्कि उसके एक अंडरटेकिंग भी ले सकता है कि उसका एड्रेस ये है। और कई और तरीके हैं जिनसे उसका वो एड्रेस वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे कि लेटर भेज के उसका एड्रेस वेरीफाई किया जा सकता है, चेकबुक या ATM कार्ड उसके एड्रेस पर डिलीवर करके या टेलीफोन करके उसके एड्रेस को वेरीफाई किया जा सकता है। An indicative list of document information to verify the identity, address and other features suggested below. तो साथियों, ये कुछ उनकी लिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो हैं जो वैलिड माने जाएंगे, जिनको आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ के तौर पे हम वैलिड मानेंगे। इसमें इंडिविजुअल के केस में है पासपोर्ट, पैन, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, UDI, आधार कार्ड हैं, और आपका ये सारी चीज़ें हैं। लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग एड्रेस, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मान ली जाएंगी। और एड्रेस के लिए जो है टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, राशन कार्ड, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मान लिया जाएगा। कंपनीज़ के लिए दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, mailing address of the company, resolution of board of director to open an account, and identification for those who have been authorized to operate the account, power of attorney granted to its managers, PAN allotment letter, तो इन सबको जो है वेरीफाई करने के लिए मान लिया जाएगा कंपनी के केस में। पार्टनरशिप के केस में एड्रेस जो है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, इफ रजिस्टर्ड है नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गई आपकी, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई अगर अवेलेबल है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइंग द पार्टनर and the person holding power of attorney and their address, telephone number, telephone bill। प्रोप्राइटर के केस में भी साथियों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर रजिस्टर्ड फर्म वो है तो, और सर्टिफिकेट लाइसेंस इशूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सेल्स एंड इनकम टैक्स, तो ये सब हैं साथियों। IC कोड है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये भी चलता है। ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के केस में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्टर्ड है तो, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी को दी हुई है उन्होंने, यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रस्टी, रिजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द फाउंडेशन एसोसिएशन, टेलीफोन बिल, तो ये सारी चीज़ें हैं।
पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के केस में क्या करना है साथियों, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन। फॉर अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है और आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन आर इंडिविजुअल who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country, head of state of government, senior of participants, senior politicians, senior government, judicial, military। तो ये सब लोग जो हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की लिस्ट में आते हैं। बड़े नेता जो हैं या बड़ी जो सरकारी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट्स के हेड्स जो हैं। तो डिसीजन टू ओपन एन अकाउंट फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन एंड देयर फैमिली शुड बी टेकन एट अ सीनियर लेवल। तो ये डिसीजन उनका अकाउंट खोलना है कि नहीं, इसको सीनियर लेवल पे ये डिसीजन लेना चाहिए। Check all the information available on the person in public domain. Seek the information about the source of fund before accepting politically exposed person as customer। तो जो भी इंफॉर्मेशन उनकी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको चेक करें, और साथ ही इंफॉर्मेशन जो है पीपी कस्टमर की सोर्स ऑफ फंड क्या है उसकी इंफॉर्मेशन भी उनसे लें। स्मॉल अकाउंट साथियों क्या होते हैं? स्मॉल अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट है, जो कि मिनिमम फैसिलिटी या नो फ्रिल अकाउंट भी जिन्हें कहते हैं उसके साथ वो होते हैं। और इसके केस में कुछ एक जो है लिमिटेशंस हैं लगी हुई। जैसे स्मॉल अकाउंट के केस में क्या है, द एग्रीगेट लिमिट ऑफ ऑल क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख। पूरे साल में जितने भी क्रेडिट्स होंगे उस अकाउंट में वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफ़र इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड ₹10,000। मतलब जो साल में जो जमा होंगे वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो विड्रॉल्स होंगे वो महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और बैलेंस किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। और स्मॉल बैंक अकाउंट खोलने के लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट चाहिए। जॉब कार्ड नरेगा द्वारा हो या आधार कार्ड हो, इनसे आधार लेटर हो, तो उससे भी सेविंग अकाउंट, स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ करनी है? मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी कंडक्टेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द अकाउंट। तो रिस्क प्रोफाइल देख के अकाउंट का उसकी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना है। अगर कोई लार्ज सम इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, या किसी अकाउंट में अचानक से नॉर्मल जो उनकी एक्टिविटी है उसके हिसाब से नहीं आ रहे हैं पैसे, कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी रकम किसी अकाउंट में आई है, तो उसको सस्पिशियस माना जाएगा और उन सब ऐसे ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना है। After due diligence at appropriate level in the bank, transaction of suspicious nature and any other type of transaction notified under PML Act 2002 will be reported to the appropriate authority, and a record of such transaction will be preserved and maintained for the period as prescribed in the act। तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो PMLA Act 2002 कहता है इनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। साथ ही इनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनको एक प्रिस्क्राइब टाइम तक बैंक को संभाल के रखने हैं, जैसा कि लॉ में मेंशन है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट। तो ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन ₹10 लाख और इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, ये वो ट्रांजैक्शन है जिनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है या जिन पे ध्यान रखना है। तो उनकी बात हो रही है साथियों। ये कौन कौन से होंगे? कैश ट्रांजैक्शन जो है 10 लाख से ऊपर का या उससे इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी का में ट्रांजैक्शन अगर हुआ है उनको ध्यान रखना है। ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिसिप्ट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू मोर देन ₹10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। तो अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकाउंट में अगर 10 लाख से ऊपर की फंडिंग आती है फॉरेन कंट्री से करेंसी में, तो उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी सस्पिशियस माना जा सकता है। ऑल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट मेड इन कैश, या फिर ये बैंकर के जो है अपने माइंडसेट के ऊपर या अपने प्रूडेंस के ऊपर छोड़ा गया है कि उसको अगर बैंकर को लगता है कोई ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस है, जो कैश में हुई है या नहीं हुई है, उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एज पर PMLA Act 2012, Amendment Act 2012, notify on February 15, 2013, बैंक शुड मेंटेन रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट। 5 साल तक कम से कम बैंक को जितने भी ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड रखना है। ऑल नेसेसरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सो एज टू प्रोवाइड इफ नेसेसरी एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी।
किस लिए रखना है? ताकि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होता है तो उसके अगेंस्ट जो एविडेंस बनेगा, ताकि उसका प्रोसिक्यूशन हो सके, तो उसके लिए बैंक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट फॉर 5 ईयर, जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक में होते हैं। Bank should also preserve all record pertaining to the identification of the customer obtained while opening the account for at least 5 years after the business relationship is ended। साथियों, ऐसे ही जिनका अकाउंट खुला हुआ है तो उनके आइडेंटिफिकेशन के जो रिकॉर्ड हैं वो भी बैंक को कम से कम कब तक रखने हैं? अकाउंट बंद होने के बाद भी 5 साल तक रखने हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? वाइल बैंक हैज़ adopted a risk based approach to the implementation of this policy, it is necessary to establish an appropriate framework covering proper management, oversight in systems controlled and other related matters। तो रिस्क मैनेजमेंट साथियों प्रॉपर करना है, ये सब है। प्रिंसिपल ऑफर मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, बैंक विल डेजिग्नेट अ सीनियर ऑफिसर एज प्रिंसिपल ऑफिसर। एक ऑफिसर होगा जिसको प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में। मॉनिटरिंग, उसके काम क्या होंगे? मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक्स KYC AML पॉलिसी, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेंटेनिंग लाइजनिंग विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ उनकी लाइजनिंग रखनी है उसको, इंश्योरिंग सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट बोर्ड। तो साथियों KYC पॉलिसी, रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शन जो भी हैं सस्पिशियस उनको रिपोर्ट करना, लॉ अथॉरिटीज़ जो हैं वेरियस उनके साथ लाइजनिंग बना के रखना, कम्युनिकेशन उनके साथ रखना, और सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, पीरियोडिकल रिपोर्ट जो है टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करना। ऑब्लिगेशंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंदर ऑब्लिगेशंस क्या हैं साथियों? और ये एप्लीकेशन जो हैं ये बैंक्स के लिए हैं। टू द डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU IND बिसाइड ऑब्लिगेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रिकॉर्ड कीपिंग और इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन के अलावा और क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं बैंक के PMLA एक्ट 2002 के तहत, उनकी बात करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTR जिसे कहते हैं, ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख or its equivalent in the foreign currency, all series of cash transactions integrally connected to each other which have been valued below 10 lakhs taken place within a month or the aggregate value of such transaction exceed 10 lakh। All cash transactions where forged or counterfeit currency note or bank note have been used as genuine and where any forgery of a valuable security has taken place, however individual transaction for below 50,000 are not to be included in CTR। साथियों CTR क्या है? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो कि हर जो महीना जो निकला है उसके जो नेक्स्ट मंथ आएगा, मान लीजिए अगर सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर जब आएगा तो सितंबर की जो रिपोर्ट CTR है वो अक्टूबर 15 तारीख तक FIU को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सबमिट होनी है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं? 10 लाख से ऊपर के जो भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं या उसके इक्विवेलेंट में फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन है जिनकी वैल्यू 10 लाख हो जाती है, उनको रिपोर्ट करना है। या फिर अगर एक ट्रांजैक्शन तो 10 लाख से कम का है लेकिन एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं विद इन अ मंथ जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो जा रही है, उनको भी रिपोर्ट करना है। यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन तो 10 लाख से कम का है लेकिन जो कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं और एक सीरीज़ बनी हुई है वो ट्रांजैक्शन टोटल मिला के 10 लाख से ऊपर हो रहे हैं, उसको भी रिपोर्ट करना है। और कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें जो काउंटरफिट नोट दिए गए हैं, जिनको जेन्युइन बना के दिया गया है, उनको भी रिपोर्ट करना है। हालांकि जो 50,000 से कम के जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं उनको CTR में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR। तो साथियों एक तो CTR हो गई कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एक STR हो गई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी फर्निश्ड विद इन 7 days of arriving at a conclusion that any transaction whether cash or non-cash or a series of transactions integrally connected are of suspicious nature। साथियों अगर बैंकर्स को लगता है, किसी बैंकर को लगता है कि वो कोई ट्रांजैक्शन जो हुई है वो प्राइमा फेसी सस्पिशियस है, तो उस कंक्लूज़न पे वो पहुंचते हैं तो विद इन 7 days इस कंक्लूज़न पे पहुंचने के बाद में उनको रिपोर्ट करना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश में हुई हो या नॉन कैश में हुई हो।
साथियों डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या हैं इनके बारे में इसमें बताया गया है। ये हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ बैंक आर टू मोबिलाइज डिपॉजिट फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड लैंड, तो ये हम पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ डिपॉजिट साथियों, टाइम डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, क्योंकि बैंक का काम है डिपॉजिट लेना और लैंड करना या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना। तो डिपॉजिट तो लेना ही है। डिपॉजिट दो तरह के हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जिसको डिमांड पे करना हो, लो इंटरेस्ट रेट होते हैं इनमें, या फिर नो इंटरेस्ट होता है। लो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग अकाउंट में, नो इंटरेस्ट होता है करंट अकाउंट में। इंक्लूड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्यू डिपॉजिट अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो ये सभी जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट में है। इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन सेविंग अकाउंट। साथियों सेविंग अकाउंट में एक्चुअली इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो ये है रीपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड। टाइम डिपॉजिट में क्या है, डिपॉजिट पीरियड के एक्सपायरी के बाद में ये पैसा पेमेंट करना होता है, रीपे करना होता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। टाइम डिपॉजिट जो है 7 दिन से लेकर 120 महीने तक, यानी कि 10 साल के लिए किया जा सकता है, विद और विदाउट री इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इंटरेस्ट इज़ जनरली पेड एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट साथियों इसमें अलग अलग स्कीम्स हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट होता है, ये कोई फिक्स नहीं है। द फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट, तो फीचर्स क्या है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट साथियों जो हैं वो जो नॉर्मली बिजनेस एंटिटीज़ खुलवाती हैं, जिसमें जिनके बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, और कई तरह की बैंक इसमें सुविधाएं देता है, जैसे चेकबुक फ्री दे सकता है, या इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग की सुविधाएं दे सकता है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट फ्री कुछ दे सकता है। तो इस तरह की होती हैं। नॉर्मली इन पे जो है इंटरेस्ट बैंक नहीं देता है, और ये उनके लिए बेहतर है जिनकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं नॉर्मली। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो नॉर्मल पर्सन जो है, इंडिविजुअल्स जो हैं, ट्रस्ट वगैरह, ये सब लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जिनमें जो ट्रांजैक्शंस हैं लिमिटेड हैं। नॉर्मली 5-6 ट्रांजैक्शन जो है मंथ की अलाउड होती हैं, और एक मिनिमम अमाउंट बैलेंस होता है जो मेंटेन करना होता है। करंट अकाउंट में भी मिनिमम अमाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट में, उसके कंपैरिजन में कम होता है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि कितना अकाउंट मिनिमम बैलेंस है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, साथियों बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो है, जिसको नो फ्रिल अकाउंट भी कहते हैं, तो आरबीआई हैज़ मॉडिफाइड द गाइडेंस फॉर ओपनिंग बेसिक बैंकिंग या नो फ्रिल अकाउंट। सच अकाउंट्स आर नोन एज बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विच ऑफर द मिनिमम कॉमन फैसिलिटी। साथ ही ये अकाउंट क्यों खोले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जिनके पास कोई और बैंकिंग का सुविधा नहीं है, उनको बैंकिंग से जोड़ने के लिए मिनिमम जो डॉक्यूमेंट लेके उनको बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। तो द अकाउंट शुड बी, इसकी कंडीशन क्या क्या है, द अकाउंट शुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल बैंकिंग सर्विस अवेलेबल टू ऑल। तो इसको नॉर्मल बैंकिंग सर्विस जैसे बाकियों को अवेलेबल है वैसे ही देनी है इनको भी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस में। अ पर्सन कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैश एट बैंक ब्रांच एज वेल एज एटीएम। तो एटीएम पे वो पैसे जमा कर सकता है, निकाल सकता है, ब्रांच में भी पैसे जमा और निकासी हो सकती है। रिसिप्ट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल और बाई मीन्स ऑफ चेक, कलेक्शन ऑफ चेक ड्रॉन बाई सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट। तो रिसिप्ट भी वैसे ही जैसे बाकी में होता है, चेक से और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड से वो भी होता है। अकाउंट होल्डर्स आर परमिटेड अ मैक्सिमम ऑफ 4 विड्रॉल इन अ मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल्स। इसमें क्या है, 4 जो हैं ट्रांजैक्शन विड्रॉल्स जो हैं परमिटेड हैं इनके लिए, इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल्स, एटीएम में विड्रॉल्स को इंक्लूड करने के बाद, और एटीएम दिया जाता है इनको, एटीएम का डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। फैसिलिटीज़ आर फ्री ऑफ चार्जेस एंड नो चार्जेस वुड बी लेवीड ऑन नॉन ऑपरेशन एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। साथ ही इस अकाउंट में बैंक बेसिकली कोई भी तरह के चार्जेस नहीं लेता है, और मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनको प्रोवाइड की जा सकती हैं। फीचर ऑफ टाइम और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं साथियों, फिक्स टाइम के लिए जो अमाउंट में बी ओपन बाय इंडिविजुअल और फर्म और कॉर्पोरेट बाय डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन। तो ये सब लोग जो हैं वो टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। अमाउंट जो है रीपेबल होता है ऑन मैच्योरिटी डेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है बैंक फॉर डिफरेंट पीरियड्स के लिए। जैसे कोई अगर आप 3 महीने की एफडी खुलवाते हैं या 1 साल की खुलवाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो है उनका अलग अलग हो सकता है, और वो जितना भी होगा वो फिक्स होगा एक बार में। डिपॉजिट्स आर केप्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड बट कुड बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
हालांकि जो है डिपॉजिट जो है फिक्स रेट के लिए फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे अगर 1 साल के लिए आपने एफडी बनवाई तो वो 1 साल तक रहेगी, लेकिन कई बार उससे पहले भी पैसा निकाला जा सकता है, बस उससे इंटरेस्ट आपको कुछ कम मिलेगा, कुछ पैसे इंटरेस्ट जो है वो आपका पीनल के रूप में काट दिया जाएगा। द इंटरेस्ट इज क्यूमुलेटिव ऑन क्वार्टरली रेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है साथियों डिपेंड करता है स्कीम के हिसाब से। TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाई बैंक इफ़ द इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम आपकी हो जाती है तो इसमें TDS लगता है। द रेट ऑफ TDS इज 10% एंड सरचार्ज एज एप्लीकेबल एज एक्सटेंट इनकम टैक्स रूल। पैन इज सबमिटेड, पैन इज़ नॉट सबमिटेड, TDS 20%। साथियों अगर आपने पैन कार्ड सबमिट कर दिया है, पैन कार्ड आपके अकाउंट में लगा हुआ है तो 10% TDS चार्ज किया जाएगा। पैन कार्ड अगर नहीं है तो 20% TDS चार्ज होगा। इवन इफ फॉर्म नंबर 15 और 15H इज सबमिटेड, 15H 15G फॉर्म सबमिट है तब भी ये टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। इफ़ अ कस्टमर इज नॉट लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ही और शी कैन सबमिट फॉर्म्स 15G 15H इन विच case bank will not deduct tax on interest income at source. Form 15G can be submitted by individual below the age of 60 years and HUF, and Form 15H can be submitted only by individuals above age 60. तो 15G और 15H जो फॉर्म है, जो HG जो है वो 60 साल से कम कर एज के लोग दे सकते हैं और HUF दे सकती हैं, और 15H जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, वो जमा कर सकते हैं। अगर वो जमा करते हैं तो TDS जो है उस केस में बैंक जो है वो नहीं काटेगा। टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। तो टर्म डिपॉजिट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी ऑन संडेज एंड अदर पब्लिक हॉलीडेज और नॉन बिजनेस डेज आर पेड विद इंटरेस्ट फॉर सच डे। अगर कोई टर्म डिपॉजिट है, FD है, वो संडे में या किसी छुट्टी वाले दिन मैच्योर हो रही है तो उसमें उस दिन का इंटरेस्ट भी उस पर्सन को मिलेगा, क्योंकि उस दिन तो पेमेंट हो नहीं सकता। तो कैश पेमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट इज पॉसिबल इफ़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 20,000। तो अगर जो है अमाउंट 20,000 से कम का है इंटरेस्ट मिला के, तो उसका पेमेंट जो है FD का, ऐसी FD का जो पेमेंट है वो कैश में भी किया जा सकता है, अदरवाइज़ जो है वो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो और टर्म डिपॉजिट कितनी तरह के होते हैं? फिक्स डिपॉजिट है, FD है, मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट है, क्वार्टरली इंटरेस्ट डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये सारे फ्लेक्सी RD, ये भी सारे जो हैं ये टर्म डिपॉजिट में आते हैं। हाइब्रिड डिपॉजिट और फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या होते हैं साथियों? दीज डिपॉजिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट इंट्रोड्यूस्ड फॉर मीटिंग कस्टमर्स फाइनेंशियल नीड इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। तो इसमें दोनों तरह के होते हैं, और फिक्स के साथ में, जो फिक्स डिपॉजिट के साथ में इसमें डिमांड डिपॉजिट के भी फीचर्स होते हैं। तो साथियों बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, जो आपने स्वीप अकाउंट्स की बारे में सुना होगा, ये उनकी बात हो रही है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक लेवल तय होता है। मान लीजिए कोई मिनिमम अमाउंट जो है, अगर 50% थ्रेशोल्ड लिमिट एक रखी गई है खाते में, तो अगर किसी पर्सन के जो अगर 50,000 से ऊपर के जो पैसे जमा हो जाएंगे, मान लीजिए 1 लाख हैं, तो उसके जो ऊपर के जो पैसे हैं 50,000 उनकी FD क्रिएट हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, और बाकी 50,000 जो है वो कैश अवेलेबल रहेंगे उसमें लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर कोई चेक इशू कर देता है जो 50,000 से ज़्यादा है, तो उस समय वो जो FD है वो टूट के वापस पैसा अकाउंट में आ जाएगा और वो चेक जो है ऑनर किया जाएगा। तो दोनों तरह के फ़ीचर इसमें मिल जाएंगे। FD के फ़ीचर भी हैं इसमें अकाउंट में, और जो सेविंग अकाउंट है जनरल उसके फ़ीचर्स भी हैं। अब साथियों नॉन रेजिडेंट्स के लिए क्या क्या अकाउंट्स दिए हुए हैं, बैंक में कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं वो देख लेते हैं। सबसे जो पहला अकाउंट है, जो जिसे NRO अकाउंट कहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट होता है साथियों। ये इसकी जो करेंसी होती है रुपी में खुलता है ये, और करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग होता है, RD FD कुछ किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। नॉर्मल जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसको भी NRO में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर किसी का सेविंग बैंक अकाउंट है वो पर्सन NRI हो जाता है तो उसी अकाउंट को NRO में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली मेंटेन्ड सेविंग अकाउंट जो है, NRO सेविंग अकाउंट जो है, इसको मेंटेन किया जाता है। किस लिए? जो अर्निंग किसी पर्सन की हैं, जो अर्निंग्स उसने इंडिया में कमाई हैं। साथियों NRO NRI दोनों को एक साथ देख लेते हैं। NRO में क्या है, अगर कोई पर्सन है NRI है, उसकी इनकम जो इंडिया में हो रही है उन पैसों को रखने के लिए नॉर्मली जो है NRO अकाउंट खुलवाया जा सकता है। NRE अकाउंट क्या होता है? NRE अकाउंट वो है जो खुलता, ये भी इंडियन करेंसी में ही है, फॉरेन करेंसी में, रुपी में ही खुलते हैं दोनों ही अकाउंट। लेकिन NRE जो होता है ये भी NRI खुलवाते हैं, और इसमें
जो प्रोसीड्स हैं वो फॉरेन प्रोसीड्स यहाँ पे रखी जाती हैं, जो उस पर्सन ने विदेश में जो पैसा कमाया है और वो वापस इंडिया में भेजता है, तो वो पैसा जो है एनआरई अकाउंट में रखा जाता है। इसमें भी जो टैक्स उसकी जो भेजने पे उस पे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता इनकम पे, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। तो ये हैं साथियों। इसके बाद में एफसीएनआर अकाउंट है। एफसीएनआर अकाउंट आर मेंटेन ओनली इन फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। तो ये साथियों एफसीएनआर अकाउंट जो है वो एफडी जैसे बाकी लोगों के लिए एफडी होती है, ऐसी फॉरेन करेंसी जो है बाकी लोगों के लिए ये एफसीएनआर अकाउंट उसे कहते हैं जब एफडी की फॉर्म में रखा जाता है। इंटरेस्ट रेट आर स्टिपुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आरबीआई। तो इंटरेस्ट रेट जो हैं वो दिए जाते हैं उनके द्वारा। और डेबिट एंड क्रेडिट परमिसिबल इन रिस्पेक्ट टू एनआरई अकाउंट इंक्लूडिंग क्रेडिट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट आर परमिसिबल इन एफसीएनआरबी अकाउंट ऑल्सो। अकाउंट कैन बी in any freely convertible currency. Loans can be extended against security of the fund held in FCNRB deposit either to the depositor or third party, subject to usual margin of and interest rate required. When an account holder becomes a person resident in India, deposit may be converted into resident foreign currency account. साथियों एफसीएनआर अकाउंट क्या है? एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है जो कि किसी भी करेंसी में खोला जा सकता है। जो भी परमिसिबल करेंसीज़ हैं उनमें से किसी में खोला जा सकता है। और जो एनआरई के केस में जो डिपॉजिट्स जो रखे जा सकते हैं एनआरई अकाउंट में, वही डिपॉजिट जो है एफसीएनआर अकाउंट में भी रखे जा सकते हैं। यानी कि जो भी पर्सन अगर बाहर कुछ कमा रहा है, फॉरेन प्रोसीड्स हैं, उन्हें एफसीएनआर में भी फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। और एक बार वो पर्सन जब लौट के जब वापस इंडिया जाता है, इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है, तब यही अकाउंट जो है या यही डिपॉजिट जो है आरएफसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है बन जाता है एफसीएनआर अकाउंट। और सर्विसेज क्या क्या बैंक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर और इन्वेस्टर को? तो साथियों इसमें क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर इज़ टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज। बैंक को नॉर्मल जो उनका काम है, बेसिक काम, उसके अलावा भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। द प्राइमरी मर्चेंट बैंकर की जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ अ मर्चेंट बैंकर इज़ टू हेल्प अ बॉडी कॉर्पोरेट टू मोबिलाइज फंड ईदर थ्रू एन आईपीओ पॉपुलरली कॉल्ड एज पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेप्ट और इक्विटी। तो ये है मर्चेंट बैंकर का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे फंड मोबिलाइज करने में, या आईपीओ की मदद से या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेप्ट और इक्विटी की मदद से। तो मर्चेंट बैंकर की तरह भी बैंक एक्ट कर। मर्चेंट बैंकर क्या हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं। They act as intermediaries to transfer capital from those who own it, investor or bond subscriber, to those who use it. ये क्या करते हैं साथियों? एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं किनके बीच में, कि वो लोग जिनके पास फंड्स हैं या जो फंड्स जिनके पास, या इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा उनकी तरफ को जो कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट्स जो हैं जो इन फंड्स को यूज़ करना है जिन्हें। तो साथियों ये सब हैं। और क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? उनको रेगुलेटरी क्लियरेंस लेना होगा, प्लानिंग एंड टाइमिंग ऑफ आईपीओ, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ब्रोकर, सब ब्रोकर। तो ये सब हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। इसके बारे में साथियों हम पहले भी पिछले चैप्टर में जो जिसमें हम सेबी के बारे में पढ़ा था, उस चैप्टर में भी हम ये सब पढ़ चुके हैं। लीज़ फाइनेंसिंग क्या है साथियों? लीज़ फाइनेंसिंग वो है जहाँ पे एक कोई पर्सन है, वो कोई प्रॉपर्टी ओन करता है और वो अपनी प्रॉपर्टी लीज़ पर दे देता है, और जो फर्म जो है उसमें चलती है, जो कंपनी कोई उसमें रन करती है, तो वो मंथली रेंट उसको पे करती है। तो ऐसे केस में जो है फाइनेंस जो है, फाइनेंस वो अरेंज करते हैं, फाइनेंस उसको अरेंज करना है जो कि उस एसेट का जो यूज़ है वो एंजॉय नहीं करती, उसको कोई और दूसरा एंजॉय कर रहा होता, लेकिन उसको जो है उसके बदले में रेंटल इनकम हो रही होती है। द लेसर इज़ इंटाइटल्ड to write off a certain amount of capital cost against its taxable profit until it is suspended, while the lessee is benefited in not investing for the capital cost, plus lessee expenses are permitted as revenue expense in the। तो साथियों लेसर लेसी ये दोनों होते हैं और इनको दोनों को ही अपने अलग अलग तरह से फ़ायदा होता है लीज फाइनेंसिंग के केस में। जो पर्सन है जो रेंट पर दे रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको फ़ायदा होता है कि उसको रेंटल इनकम जो होती है उसमें दिखाता है वो,
और ये जो पर्सन है ये अपने एक्सपेंसेस में दिखाता है, तो इसको ये टैक्स बेनिफिट मिलता है बैलेंस शीट में। तो साथियों ये सब है, इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। एडवांटेज डिसएडवांटेज लेसी के क्या हैं? यूज़ ऑफ एसेट विदाउट इनकरिंग, तो जो किराएदार है या जो लेसी है, जो कंपनी जो यूज़ कर रही है, उसको कैपिटल कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको बचत होती है उन कॉस्ट की, लेकिन उसको पूरा यूज़ करने को फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल जाता है। एज लीज रेंटल आर परमिटेड बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंस दे लीड टू डिप्रेशन इन प्रॉफिट एंड अल्टीमेटली लेस टैक्सेशन, जो भी मैंने बताया था कि इसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स कम दिखते हैं बैलेंस शीट में और उसको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। सिंस देयर इज नो कैपिटल कॉस्ट दिस डज नॉट इम्पैक्ट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कॉस्ट नहीं आती है, तो उनकी बैलेंस शीट जो है वो बेहतर दिखाई देती है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दीज लेसी इज इंटैक्ट इफ लेसी अप्रोचेज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अदर क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटीज़। तो इनकी क्रेडिट वर्दीनेस इंटैक्ट रहती है क्योंकि उन्होंने पहले क्रेडिट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो तो किराए पे हैं, तो उनको आसानी से कर्ज मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ओनरशिप नहीं होती इनके पास, ओनरशिप जो है वो लेसर के पास होती है। सिंस द लेसर इम्पोजेज यूजेज टर्म, जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है उसी हिसाब से इनको काम करना होता है। कन्फिकेशन और रीपोजेशन ऑफ एसेट बाई लेसर ऑन ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अगर ब्रीच होते हैं तो लेसर जो है वो बीच में ही अपना पोजीशन ले सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लेसर ओनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, दस इन द सिनेरियो द एसेट मे बी अटैच्ड बाई क्रेडिटर ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो अगर जो लेसर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में जो क्रेडिटर्स हैं उसके, वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं उसमें और कुछ फ़ायदे हैं। प्लास्टिक मनी साथियों क्या होता है? प्लास्टिक मनी और कुछ नहीं है, जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो हम आज के समय में यूज़ करते हैं, तो इन सबको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं? इनको कह देते हैं प्लास्टिक मनी। तो जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक मनी का चलन भी बढ़ रहा है। चार्ज कार्ड होता है। चार्ज कार्ड क्या होता है साथियों? चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। इसमें आप पैसे कोई भी खर्चा करते जाते हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, आपके जो डेप्ट जो आपके ऊपर इकट्ठा होता जाता है, और सीधे जब महीना ख़त्म होता है तो एक बार में आपके अकाउंट से सारा पैसा जितना भी आपने एक्सपेंस किए हैं पूरे महीने में वो कट जाता है। In this transaction by the card holder are accumulated over a period of time, generally a month, and the total amount is charged debited to the account of card holder. The card holder is given time of about 25 to 50 days to credit his account in case there are insufficient fund in his account at the time of debit. अच्छा, since the transaction are only accumulated and charged when the holder is expected to pay the amount, such card are called Since the transactions are only accumulated and charged when the holder is expected to pay the amount, such cards are called charge card. तो साथियों वही है, एक बार में साल पूरे महीने इकट्ठा होता रहता है नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स, और उसके बाद में पैसे काट लिए जाते हैं, और अगर अकाउंट में उस समय पैसे मेंटेन नहीं होते तो 25 से 50 दिन तक का क्रेडिट जो है टाइम जो है वो कार्ड होल्डर को दिया जाता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या है साथियों? क्रेडिट कार्ड भी चार्ज कार्ड की तरह ही है। The amount becomes payable immediately on the debt to the account. चार्ज कार्ड में क्या है? एक ही फ़र्क है, चार्ज कार्ड में जो है अमाउंट तुरंत पेबल हो जाता है, जैसे ही महीना पूरा होता है अमाउंट पेबल हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है? एक प्रॉपर बिल आता है, कुछ टाइम के बाद उसकी ड्यू डेट होती है, उसमें पर्सन को पेमेंट करना होता है, और अगर उस समय पेमेंट नहीं करता है तो उसके बाद में बैंक जो है उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट के केस में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट रिस्क भी लगती है, सिविल ख़राब होती है, प्लस हाई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कई सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कार्ड होल्डर होते हैं जिसके नाम पे कार्ड इशू किया गया है, कार्ड इशूइंग बैंक होता है, मर्चेंट होता है जिसने क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया है, या कोई सामान बेचने वाला जिसने क्रेडिट कार्ड लिया है, और मर्चेंट बैंक और एक्वायरिंग बैंक। वंस द कार्ड इज स्वेप्ड इन ऑन द शॉप द मर्चेंट विल सीक क्रेडिट फ्रॉम हिज हर बैंक। मर्चेंट बैंक उसमें वो होता है जैसे जो दुकानदार है उसका बैंक जो होगा वो मर्चेंट बैंक उस केस में हो जाएगा। कलेक्टिंग बैंक हो, कलेक्टिंग बैंक द मर्चेंट बैंक मिस क्लेम द पेमेंट फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक, दिस इज़ नोन एज कलेक्टिंग बैंक। अब मर्चेंट बैंक ने तो अपने जो दुकानदार था उसको पेमेंट कर दिया, फिर उसके बदले में वो पैसा क्लेम करेगा किससे? जिस बैंक ने उस कार्ड को इशू किया है।
या फिर उससे कलेक्टिंग बैंक भी उस समय हो जाता है वो। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आर कंपनी विच रन द क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन एंड दे कैप्चर ऑल डील्स एंड सेटल द ड्यूज अमंग द डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड क्या हैं, जिनके जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज़ हैं मेन, और ये सारे ड्यूज़ कलेक्ट करके और इन सब में सेटल करते हैं। डेबिट कार्ड क्या है साथियों? डेबिट कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द अमाउंट ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द कार्ड होल्डर फॉर ईच ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड टू द कार्ड होल्डर एज सून एज दिस ट्रांजेक्शन इज नोटिस्ड टू द इशूअर। तो डेबिट कार्ड क्या है साथियों? तुरंत ही पेमेंट हो जाता है जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई, और तुरंत ट्रांजेक्शन के साथ ही वो उसके अकाउंट से, अकाउंट होल्डर के अकाउंट से, डेबिट कार्ड होल्डर के अकाउंट से पैसे कट के चले जाते हैं। Debit card are thus suitable to the account who are willing to avoid the debt trap like situation, and lately debit card are replacing paper money in wallet। तो साथियों डेबिट कार्ड उनके लिए बढ़िया हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसना चाहते और अपने पैसे का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और नॉर्मली क्या है, जैसे जैसे टाइम मतलब डेबिट कार्ड का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नॉर्मली लोग कैश रखना कम पसंद करते हैं, कार्ड्स ज़्यादा रखते हैं। तो डेबिट कार्ड के फीचर क्या हैं? पासबुक विड्रॉल की तरह काम करता है, स्टेटमेंट देख सकते हैं, एटीएम पे जाके विड्रॉल्स कर सकते हैं, और भी कई हैं, बैलेंसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। क्रेडिट लॉस नहीं होता, क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब नहीं होती, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है कस्टमर्स को, पेमेंट्स डायरेक्टली डेबिट हो जाते हैं, तो कोई लेट पेमेंट फ़ीस वगैरह का कोई भी काम इसमें नहीं है। एटीएम कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड की तरह ही हैं साथियों। जो कि हम एटीएम में यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, आजकल एटीएम कम डेबिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं जो कि दोनों तरह से काम करते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड साथियों एडवांटेज क्या क्या है इसके, ये देख लेते हैं। कन्वीनियंट फॉर कार्ड होल्डर टू कैरी अ क्रेडिट कार्ड इन हिज और हर वॉलेट एंड मेक पेमेंट टुवर्ड ट्रेवल और परचेज इट अलाउड ड्रॉ कैश टू। तो साथियों कन्वीनियंट है, जेब में आसानी से रख के चले जाते हैं। जितने क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपकी, उतना खर्चा आप कभी भी कर सकते हैं, आपको उतना कैश लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उतना पैसा आपके अकाउंट में होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उस इमीडिएटली उतना खर्चा कर सकते हैं। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाई प्लानिंग टू फाइनेंस मेजर परचेज एंड पे इट ऑफ ऑन अ शेड्यूल दैट फिट वंस बजट। तो अगर एक प्रॉपर फाइनेंशियल जो है प्लानिंग रहती है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो ये काफ़ी सही रहता है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं कि हमें आज ख़रीदा, कितने दिन बाद में पेमेंट करनी है, सारा शेड्यूल अगर आपका मेंटेन कर लेते हैं तो ये बेहतर होता है। इट प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल। अच्छा, प्रूफ ऑफ परचेज आपको मिल जाता है कि बैंकिंग चैनल से आपने परचेज़ किया है। कैश पेमेंट करते हैं तो उस केस में ये प्रूफ नहीं रहता है साथियों। इट ऑल्सो अलाउज गिविंग स्पेंडिंग पावर टू एड ऑन मेम्बर्स। एड ऑन कार्ड भी जारी होते हैं और उनको भी पावर देती है। इट ऑल्सो ऑफर वैल्यू एडेड बेनिफिट सच एज रिवेट, कैश रिफंड। अक्सर जो है क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स आते रहते हैं, रिवेट, कैश रिफंड, रिवार्ड पॉइंट, ये सब आते रहते हैं। और जब भी कोई रेंट करना है, होटल बुक करना है, रेलवे या टिकट, उन सब केसेस में क्रेडिट कार्ड काफ़ी काम करता है। कई जगह तो उनके क्राइटेरिया ही होता है कि वो बुकिंग केवल क्रेडिट कार्ड से ही होगी, तो ऐसे केसेस में क्रेडिट कार्ड काफ़ी काम आता है। तो साथियों ये है, अब इसमें ज़्यादा और कुछ पढ़ने वाला ऐसा नहीं है सच। तो साथियों इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है यूनिट समाप्त होती है, फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। और साथियों ये यूनिट जो थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें हमारी डे टू डे बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं। आप चाहे आप सेविंग अकाउंट खोलने की बात ले लीजिए, KYC AML की चर्चा हमने की, और उसके बाद में अकाउंट खोलते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, और KYC AML ये हैं। टर्म डिपॉजिट की बात की हमने, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट की बात की, NRO NRE अकाउंट की बात की, FCNR अकाउंट की बात की। तो ये सारे जो हैं जो डे टू डे आप बैंकिंग करते हैं उसमें इन सब का जिक्र आता है। ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों की। तो ये, और इसमें से क्वेश्चन भी साथियों JIB के एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। तो इस चैप्टर को आप यूनिट को एक बार या 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साथियों है जो वो टेबल दे रखी है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वाली, उस टेबल से ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो बेलर बेली और प्लेजर प्लेजी में कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें आप कोई ना कोई ज़रूर अपना कुछ ऐसा तरीका निकालें, यूनिक वे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं उसको याद रखने के।
जैसे मैंने एक बताया था आपको कि बैंकर के केस में ज़्यादातर जो है डबल ई है उसमें, और उसमें ओ आर होता है। तो इस तरह से आप रिमेंबर कर सकते हैं, और केवल एक केस में डबल जो उसका एक्सेप्शन है उसको याद कर लें, बाकी केसेस में डबल ई बैंकर के केस में आएगा, और ओ आर जो है वो कस्टमर के केस में। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है, या फिर कोई अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो साथियों, ये सब तो थी इस चैप्टर के बारे में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहे हैं क्या, आपको इन वीडियोस से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, जेआईबी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने इन सभी जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जेआईबी 2020 के नाम से, तो आप सीधे ही उस प्लेलिस्ट पे जाके और सारे वीडियोज़ जो हैं वो सीक्वेंस में देख सकते हैं। और इनको अगर सीक्वेंस में आप देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर आप ये वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की